डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्मेशन के लिए यहाँ पर हमको y इक्वल टू a cos x प्लस b sin x दे रखा है। इसका डिफरेंशिएशन कितनी बार, जितने कांस्टेंट है उतनी बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन के आएगी जिसमें ये दोनों कांस्टेंट गायब हो जाएंगे। मतलब यू हैव टू एलिमिनेट दीस टू कांस्टेंट, और दोनों कांस्टेंट को एलिमिनेट करने के लिए दो बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो ऐसा सॉल्यूशन होता है जनरल सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी होता है। देखो मैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी आपको बताता हूँ। पर्टिकुलर सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन में डिफरेंस क्या है सर, अभी समझ में आएगा आपको। दिस इज जनरल सॉल्यूशन। जितने कांस्टेंट उतनी डिग्री, ये तो हो गया जनरल सॉल्यूशन। ऑल्सो अगर मैं ऐसा लिखता, देखो सी y इक्वल टू a cos x ओनली, y इक्वल टू a cos x, मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं माइनस a sin x, एक और बार डिफरेंशिएशन कर देता हूं माइनस a cos x, और यहां पर भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है। आप देखो इसकी प्लेस पे भी यहां से y लिख दूं, सेम आंसर आ रहा है। लेकिन इस आंसर में, इस आंसर में क्या डिफरेंस है, ऑर्डर 2 है पर कांस्टेंट कितने हैं, एक। मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी बनाई जाए जिसका ऑर्डर नंबर ऑफ कांस्टेंट से ज्यादा हो, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशंस। इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन, जितने कांस्टेंट उतना ऑर्डर, तो जनरल सॉल्यूशन। नंबर ऑफ कांस्टेंट्स, यहां पर जितने कांस्टेंट है ए और बी उतना ही ऑर्डर है, ये जनरल सॉल्यूशन। ये जनरल सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। और देखो हमने इससे भी तो इक्वेशन बना ली, दो बार जबरदस्ती डिफरेंशिएशन कर दिया, ये भी कर सकता था मैं, तब भी तो मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन बना ली। एक भी करके भी एक ही वैल्यू यहां से पुट कर देता मैं डिफरेंशिएशन में, यहां पर कितनी वैल्यू मिलती है, एक ही y अपॉन cos x, तो ये कितना हो जाता माइनस y tan x, तो वो फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बनती, तो वो जनरल सॉल्यूशन होता। पर मैंने एक कांस्टेंट होने के बाद दो बार डिफरेंशिएशन करके सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई है, इसलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं क्या बोलूंगा, ये सॉरी ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस सॉल्यूशन को मैं क्या बोलूंगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। एक और तरीके से पर्टिकुलर सॉल्यूशन बना सकते हैं, देखो हम आल्सो ये लिख दिया, मतलब मैंने इसमें a की वैल्यू 3 पुट कर दी, इफ y इक्वल टू 3 cos x, इसको डिफरेंशिएट करो माइनस 3 sin x, इसको डिफरेंशिएशन करो माइनस 3 cos x माइनस 5, therefore y equal to 3 cos x is particular solution। ये भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या करा है, ए को एक पर्टिकुलर नंबर दे दिया है, वो तो समझ में आता है ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन। यहाँ पर भी हम ए और बी को पर्टिकुलर नंबर लिखते हैं, जैसे 3 sin x plus 4 cos x, तब भी ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन तो तीन तरह के हो गए, एक तो ये, एक ये, और मैं यहाँ पर a 3 cos x plus b 4 sin x लिख दूं तो भी तो पर्टिकुलर हो जाएगा, ए और बी को पर्टिकुलर नंबर दे दिया। तो फाइनली जनरल सॉल्यूशन में क्या याद रखना है, जितने कांस्टेंट उतना ऑर्डर, तो वो जनरल है। और अगर उस जनरल सॉल्यूशन में कुछ पर्टिकुलर वैल्यू पुट कर देंगे तो वो पर्टिकुलर बन जाएगा। ऑर्डर से लेस देन नंबर ऑफ कांस्टेंट है तो भी वो क्या हो जाता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाता है। इज इट ओके, बात समझ में आ रही है कि नहीं? राइट प्लीज, आपको लिखना पड़ेगा, एक लाइन लिख लो, क्योंकि ये हर बार जरूरी नहीं हो कि आपको मिले। मैं इसको लिखवा देता हूँ और फिर समझा भी देता हूँ।
the solution which contains the solutions which contains, please write in your notebook, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक में बहुत मिक्स करके दे रखा है, उसको मैं अपने हिसाब से आपको लिखा रहा हूँ ताकि आपको बात समझ में आ जाए वो क्या है जो मैंने बोला यहाँ पर, उसी एनसीईआरटी में से लिखा रहा हूँ। द सॉल्यूशन विच कंटेन्स आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स, द सॉल्यूशन विच कंटेन्स आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स, ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, इनका दूसरा नाम और है, बस वही नाम है दूसरा था, पैरामीटर्स। दूसरा नाम इनका है पैरामीटर्स। क्या नाम है दूसरा? पैरामीटर्स। The solution which contains arbitrary constants (bracket में parameters) is called the general solution or primitive. Is called the general solutions or primitive. ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके लिखो। The solution free from arbitrary constant. The solution free from arbitrary constant. Arbitrary constant मतलब नंबर डाल दिए, इसे लिखा ना, 3 नंबर लिख दिया, 4 लिख दिया। The solution free from arbitrary constants that means I.e. that is लिख लेना, that is the solution obtained from the solution obtained from the solution obtained from the general solution by giving particular values to the arbitrary constant, by giving particular values to the arbitrary constants is called a particular solutions of the differential equation. अच्छा, by giving के बाद by giving particular values to the arbitrary constant, by giving particular values to the arbitrary constant is called a particular solution of the differential equation. इसका एग्जांपल भी दे देता हूं, मैंने जब 2 एग्जांपल दिए हैं, ये तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है ही, सीधी सी बात, 100 बात की एक बात, जितने कांस्टेंट उतना ऑर्डर, और कांस्टेंट कैसे? पैरामीटर, जो वेरिएबल मतलब जैसे ए बी सी डी, नंबर नहीं होना चाहिए। अगर पर्टिकुलर नंबर दे दोगे तो वो पर्टिकुलर हो जाएगा बस, और अगर एक जितना ऑर्डर है उससे कम है तो भी वो पर्टिकुलर। ओके, जैसे ये वाला क्वेश्चन वापस इसमें एग्जांपल वापस लिखना है। और ये फर्स्ट एग्जांपल था हमारा, ये सेकंड एग्जांपल था, ये थर्ड एग्जांपल था। अब इसको मैं 4 बना रहा हूं, 3 और 4 लिख दिया। इट्स द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया। ए की वैल्यू 3 लिख दी हमने, बी की वैल्यू 4 लिख दी। सेम प्रॉब्लम, 3 और 4 लिख दिया बस। इसको मिटा देता हूं, इसको भी मिटा देता हूं। अब देखो आप, ओके, अब समझ में आई बात? देखो, बोलूं क्या वापस एक बार? यहाँ पर ए और बी को मैंने पर्टिकुलर नंबर दे दिए ना, कांस्टेंट्स को मैंने पर्टिकुलर नंबर दे दिए, तो ये जो जनरल सॉल्यूशन का काम कर रहा था थोड़े पहले वाले एग्जांपल में, वो फोर्थ वाले एग्जांपल में क्या बन गया? पर्टिकुलर सॉल्यूशन, क्योंकि ए और बी को पर्टिकुलर वैल्यू असाइन कर दी ना यार आपने। पैरामीटर कैसे रहेंगे? पैरामीटर तो चेंज होते रहते हैं, ये तो फिक्स हो गया ए और बी, 3 और 4। 3 और 4 को चेंज थोड़ी कर सकते, पर्टिकुलर नंबर दे देगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया। एक तो ये बात बिल्कुल सीधे समझ में आ रही डेफिनेशन से। एक चीज और होती है कि अगर ये अपन 3 लिखते हैं अकेला, या 4 लिखते हैं, 4 sin x या 3 cos x, उससे भी इसको बना सकता हूं, जो 2 एग्जांपल अभी दिए मैंने। या ए लिख के भी इसको बना सकता हूं, ए लिखकर इसको हटा दूं।
वो भी बना सकता हूँ ना मैं इसे। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो भी तो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, पर वो ऑर्डर से कम कांस्टेंट रखता है। ऑर्डर से कम कांस्टेंट रखता है तो भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। ये एनसीईआरटी की बुक में लाइन नहीं लिखी हुई, मैं उसे देख रहा था, बस उसे ढूंढ रहा था, वो नहीं दी हुई है, लेकिन क्वेश्चंस के अंदर कहीं ना कहीं यूज की हुई थी, तो वो लाइन पता नहीं कहाँ है, लेकिन है जरूर, अपने आप ही अपने आप क्वेश्चन करते समय कहीं ना कहीं आएगा वो। डिटरमाइन द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, ऑर्डर और डिग्री बतानी है। y डैश प्लस 6y स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0, क्या ऑर्डर है इसका और क्या डिग्री है। ऑर्डर कितना है इसका 1, डिग्री कितनी है 1। सेकंड पार्ट, y डैश का स्क्वायर, y डैश का मतलब सबको पता है, ये मत बोलना सर हमें नहीं पता y डैश क्या होता है। ऑर्डर 1 और डिग्री कितनी है इसकी 2। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट, रूट dy by dx प्लस 2y इक्वल टू sin x। हम इसको ऐसा लिख देंगे dy by dx रूट sin x माइनस 2y, तो dy by dx इक्वल टू sin x माइनस 2y का होल स्क्वायर। इसका ऑर्डर 1, डिग्री भी 1। सेकंड पार्ट, dy by dx 1 प्लस y स्क्वायर, डिग्री कितनी है इसकी 2, ऑर्डर कितना है 1। क्वेश्चन नंबर 3, dy by dx की पावर 4 है प्लस 2y dy by dx 2 है इक्वल टू 0। इसका ऑर्डर 2, डिग्री भी 1, क्योंकि इसकी एक्सपोनेंट देखिए ना, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की एक्सपोनेंट। क्वेश्चन नंबर 4, नहीं है जिसकी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 2x। देखो आप इसको ध्यान से, यहाँ पर फैमिली ऑफ कर्व्स कितने कांस्टेंट दिख रहे हैं, कोई बताएगा कितने कांस्टेंट दिख रहे हैं इसमें। दो, कहाँ है दो कांस्टेंट, पैरामीटर एक, ओनली एक। वो तो एक को अगर एक नंबर हम दे दें तो फिर वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा, अभी ये जनरल सॉल्यूशन है। अब इन्होंने बोला है फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स गिवन बाय। अब इसको फैमिली ऑफ कर्व्स क्यों बोल रहे हैं, क्या कोई बताएगा कि क्या है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 2x, क्या है कोई बताएगा मुझे, क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है, किस चीज को बताता है। यस अंकित सलूजा, सर्कल है, ये एक सर्कल है ना। और a की वैल्यू चेंज करता जाऊंगा तो बहुत सारे सर्कल बनते जाएंगे, और बहुत सारे सर्कल बनते जाएंगे, उनका रूप एक जैसा दिखेगा, जैसे आपने फैमिली ऑफ लाइंस पढ़ा था पिछले साल, रेखा का परिवार।
ऐसे ही किसका परिवार है, सर्कल का परिवार है, एक इससे सर्कल बनते जाएंगे, सिर्फ एक ही वैल्यू चेंज करते जाएंगे, इसलिए इसको नाम दिया फैमिली ऑफ कर्व्स, फैमिली ऑफ सर्कल्स। अब फैमिली ऑफ सर्कल्स से डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या रिश्ता है, देखो आप, जितने कांस्टेंट है उतनी बार डिफरेंशिएट करके मैं ए को हटा देता हूं, देखिए क्या होता है, डिफरेंशिएट करते हैं, अभी जो थ्योरी पढ़ाई उससे, ठीक है, x प्लस वाई डिवाइड बाय dx इक्वल टू a, a की वैल्यू क्या इक्वेशन नंबर 1 और 2 से मिल जाएगी आपको, y1 into डिवाइड बाय dx इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन 2x, ऐसा आ जाएगा। दिस इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन है, और ये इसका जनरल सॉल्यूशन है, क्योंकि एक ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई और एक ही कांस्टेंट है, तो इसका जनरल सॉल्यूशन है। ऐसा कुछ पूछा है नहीं उन्होंने, अभी अपने को तो बोला सॉल्यूशन है, क्योंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन बना दिया। एक्चुअली हुआ क्या है, ये जो डिवाइड बाय dx ये क्या रिप्रेजेंट करता है, डिवाइड बाय dx, आप ये बताओ डिवाइड बाय dx क्या चीज होती है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होता है, क्या रिप्रेजेंट करता है ज्योमेट्रिकली, एल्जेब्रिकली तो बोलोगे सर रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू द अनदर वेरिएबल, क्या बोल रहे हो अंकित, हाँ स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, दिस रिप्रेजेंट स्लोप, तो ये लेफ्ट साइड में तो स्लोप है, और राइट साइड में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और एक ही क्या है, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, एक्स और वाई क्या होते हैं, पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट, कौन से पॉइंट के कोऑर्डिनेट, जिसका ये लोकस होता है, जो ये सर्कल बना रहा है, जो ये फैमिली बना रहा है, इसका क्या मतलब हुआ, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है, डिफरेंशियल इक्वेशन उस फैमिली ऑफ कर्व के ऊपर कोई पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है ज्योमेट्रिकली, वो समझा रहा हूं, जो कर्व दे रखे हैं उसके ऊपर कोई पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स, और उस पॉइंट पे जो टेंजेंट बनाई है उस कर्व की, उसकी स्लोप में क्या रिलेशनशिप है, so geometrically differential equations represent relationship between the slope of the tangent at the point on the curve whose coordinates are x, y, क्योंकि ये x और y क्या है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट है, और ये dy by dx क्या है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट है, तो रिश्तेदारी बताती है, किसके बीच में रिश्तेदारी बताती है, सर्कल मतलब जो भी कर्व दे रखा है उसके किसी पॉइंट के ऊपर जो कोऑर्डिनेट्स है वो, और उस पॉइंट पे जो टेंजेंट बनेगी उसकी स्लोप के बीच में रिश्तेदारी, स्लोप ऑफ द टेंजेंट और कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, उस पॉइंट पर, जैसे अपन एक सर्कल बना दें, बन गई टेंजेंट, ये स्लोप है dy by dx, यहाँ से आ जाएगी ना स्लोप, और ये पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट x, y, तो कोऑर्डिनेट्स और स्लोप के बीच में रिलेशनशिप है डिफरेंशियल इक्वेशन, और ऐसे बहुत सारे सर्कल बनेंगे, एक ही वैल्यू चेंज करता जाऊंगा मैं, इसलिए इसको बोलते हैं फैमिली ऑफ कर्व्स, ये ज्योमेट्रिकली मीनिंग था इसका डिफरेंशियल इक्वेशन, इस क्वेश्चन से समझाया है मैंने आपको। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, a की वैल्यू क्या लिखी मैंने, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहां से कितनी मिलेगी, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2x, यहां पर इधर लेफ्ट साइड में गलत दिखाई है दोनों ना, x प्लस वाई डिवाइड बाय dx, ठीक है, लेफ्ट साइड तो सही लिखी है ना, अब सही है, राइट साइड में एक ही वैल्यू यहां से पुट करेंगे, तो डाउट है, अब इस x को लेफ्ट साइड राइट साइड में ले जाके अलजेब्रा कर लो यार, उसको चिंता मत करो, बस मैंने यहाँ पे एक गलती कर दी थी, dy by dx लिख दिया था, x प्लस y डिवाइड बाय dx बोल दिया, अब a की वैल्यू यहाँ से x प्लस स्क्वायर अपॉन 2x,
एक्स को उधर ले जाओ, एलसीएम ले लो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 5 करके दो। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कितने स्टूडेंट करते हैं। फिफ्थ ट्राई करो, फिफ्थ।